एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा वेट करना। नमपाई को नमपाई के क्रिएटर जो थे उनका नाम ट्रेविस ऑल्फेंट था। नमपाई जो थी डेवलप की गई थी सी प्लस प्लस में एक कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा, और उनका फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने सी प्लस प्लस के ऊपर मैट्रिक्स कैलकुलेशन को करने के लिए नमपाई को बनाया था। मैट्रिक्स कैलकुलेशन क्या होता है मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन आप लोग ऑलरेडी मैट्रिक्स पढ़ के आए हुए हैं, आप सब भूल गए होंगे, ये बात अलग है। मैट्रिक्स टर्म आप सबकी लाइफ में आया है, ठीक है, आप लोग भूल गए वो बात अलग है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो नमपाई developed specially for matrix calculation, ठीक है। in python numpy provide with a python wrapper। पाइथन का रैपर पड़ा हुआ है और उसके अंदर के कोड सी प्लस प्लस में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हैं। ओके, अब आगे। तो numpy एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, आपको इसको पिप इंस्टॉल numpy से इंस्टॉल करना होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपको इंटरनेट ऑन करके इस कोड को चलाना है बिना हैश के, ऐसा, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में इंस्टॉल है तो मैं नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये numpy एक स्टूडेंट ने बनाया था, जो इतना पॉपुलर हुआ कि पाइथन के नजर पड़ी और पाइथन वालों ने उसे अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक और बात, numpy इज यूज टू क्रिएट एरे। अब वो एरे 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन हो सकता है, और n डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट। उसके बाद एक हम numpy एरे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले उस लाइब्रेरी जिसको आप इंस्टॉल करोगे पिप इंस्टॉल करके, उसको इंपोर्ट करना होगा, और उसको करने के लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। आप एज np मत लिखो, आपका कॉल है, लेकिन इंपोर्ट numpy तो लिखना पड़ेगा। np इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बार बार numpy हम नहीं लिख सकते हैं, बहुत बड़ा टर्म है, तो np लिख देते हैं। आप इसका कुछ भी मान सकते हो, अपना नाम मान लो, जो मानना है मान लो, मैं np मान रहा हूँ, इसका लाइसिंग कर रहा हूँ, मॉड्यूल और पैकेज के अंदर ये पढ़ा रखा है। तो np डॉट के अंदर एरे है, ठीक है। एरे एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर हमें पास करना होता है जो हमें एरे बनाना है। तो इस numpy एरे के अंदर आप एक इटरेबल पास करते हो, इटरेबल मतलब एक लिस्ट, उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज देते हैं। सिंपलिसिटी पर्पस के लिए मैं क्या दे रहा हूं, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। एरे का डेफिनेशन एक और है, एरे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात मत करो, बात नहीं, उसको हो रहा है ना। तो np डॉट एरे जो है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू जा रही है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। देखो ये एरे है, ठीक है। अगर तुम इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे पास करोगे, और देखो इसकी वैल्यू थोड़ी अजीब आ रही है, इसमें कॉमा नहीं है, उसकी जगह पे स्पेस है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका, जब प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो प्रिटिफाई होके आती है, ये प्रिटिफाई होके आ रहा है, ठीक है। अब जो है आप एक और numpy बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बताने को है यहाँ पे, और वो ये है कि ये कौन से डायमेंशन की है। तो डायमेंशन पहले क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, आपने कभी पजल सॉल्व किया है, रूबिक पजल? उसमें 3-3 खांचे होते हैं ना, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इन सब पे नंबर लिखना स्टार्ट कर दूं, ऐसे करके नंबर सब पे लिखना स्टार्ट कर दूं, तो ये एक 3D एरे बना के देगा हमें। 3D एरे क्यों, क्योंकि 3 डायमेंशंस में इसका हाइट भी है, लेंथ भी है, और विड्थ भी है। विड्थ क्या है, ये
जो ऐसे जाएगा वो विड्थ, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो एरे हमारा मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और जितने मर्जी उतने डायमेंशन के एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एरे, ये सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है, इसका वाई एक्सिस में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो हमारा एरे है ये 1D एरे कहलाता है, ठीक है, 1 डायमेंशन एरे, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ और एरे की। तो b इज इक्वल टू np डॉट एरे। तो अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एरे इज अ कंटेनर विच कंटेन सिमिलर डेटा टाइप। अभी तो सिमिलर थे तो ठीक था, अगर सर डिसिमिलर कर दूं तो मैं फिर से 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू को लिखूंगा, लेकिन एक वैल्यू को जानबूझ के मैं क्या बना देता हूं इसमें से, फ्लोट। चलो 5 लिखता हूं, फ्लोट बना देता हूं। तो देखो एरे इतना स्मार्ट है नमपाई का कि वो बाय डिफॉल्ट सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है पॉइंट के साथ। पॉइंट के बाद की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कोई वैल्यू थी ही नहीं, तो क्यों लिखूं जीरो बेकार का, ये कहता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और कॉमा तो पहले भी नहीं था, है ना, स्पेस से ये स्प्लिट होता है। ओके, अब जो है क्या हुआ इस केस में, उससे पहले एक और सिनेरियो को देखो। अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। तो सर ये एरे बहुत स्मार्ट है नमपाई का, ये कहता है कि मैं डेटा लॉस नहीं होने दूंगा, मैं डेटा को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर स्ट्रिंग में है सारी वैल्यू, एक वैल्यू, तो मैं सारी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे बात होगी प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है। तो देखो अगर तुम दोनों साथ में होगा तो अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। प्रेसिडेंस किसकी होगी ज्यादा, तो स्ट्रिंग है, फ्लोट है और इंट है, ठीक है। तुम लोग के घर में अगर कोई डिसीजन ले रहा है, जैसे मान लो मेरे घर में मेरे डैड डिसीजन ले रहे हैं, तो वो मान लो स्ट्रिंग है, उन्हीं की बात चलेगी, उन्होंने जो लास्ट में बोल दिया वही माना जाएगा, ठीक है। फ्लोट मदर हो गई, ठीक है, और इंटीजर चाइल्ड हो गया यानी कि बेटा हो गया, इसकी बात सबसे लास्ट में मानी जाएगी। सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दिया गया, तो एक एरे में अगर स्ट्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर फ्लोट और स्ट्रिंग दोनों है तो भी स्ट्रिंग को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर इंट है और फ्लोट है तो फ्लोट को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो प्रेसिडेंस इसको कहते हैं। नमपाई के अंदर ऐसे प्रेसिडेंस रखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक सी नाम का हम और एरे बनाएंगे और उसमें बात करेंगे कि सर ये जो एरे है आप बना रहे हो, अभी तो आपने स्ट्रिंग में नंबर रखा तो नंबर के बेसिस पर सब क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर ये नंबर अल्फाबेट होता तो मैंने बोला तब भी चलता है यार, तब भी सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता। ठीक है। अब सर क्या हम प्रेसिडेंस हटा नहीं सकते, मतलब हम नहीं चाहते कि स्ट्रिंग को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाए या फ्लोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। सपोज करो आई हैव अ एरे, ठीक है, इसको उठाते हैं, आई हैव अ एरे, लेकिन हम यहाँ पे फ्लोट को रखे हुए हैं और इंट को रखे हुए हैं, तो फ्लोट में सब कन्वर्ट हो गया। हम चाहते हैं प्रेसिडेंस हम इंटीजर को दे दे, तो इंटीजर को अगर प्रेसिडेंस दोगे तुम, यानी कि डेटा टाइप इंटीजर रिस्ट्रिक्ट करोगे कि भाई इंटीजर ही होना चाहिए, तो डेटा लॉस होगा। डेटा लॉस क्या होगा, 0.5 का 7 के साथ जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसका लॉस हो जाएगा। तो सर हो तो जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट, लेकिन डेटा लॉस होगा क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इस नमपाई को, अपना इसका इंटेलिजेंस यूज नहीं करने दे रहे हो, आप अपना थोप रहे हो कि भाई तुम इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या डेटा लॉस है, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग का डेटा टाइप बदल दूं, है ना, तो इसी के अंदर देखो, कभी भी भूल जाओ तुम कि क्या मेथड है क्या फंक्शन है उसके अंदर, तो उसके अंदर कर्सर को रखना और शिफ्ट और टैब को प्रेस करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएंगे। तो उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट इटरेबल को ही कहते हैं जो तुम लिस्ट पास कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद है डी टाइप, डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या रखा गया है, नन,
है ना। तो प्रेसिडेंस पे बात होगी, अगर फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सबको। तो तुम चाहो तो डेटा टाइप अपना बता सकते हो, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक कोमा लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी टाइप इज इक्वल टू। अब सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा, इंट भी लिख दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, नंपाई के अंदर इंटीजर है ना, तो एनपी डॉट, और यहाँ पे टैब को प्रेस करोगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन खुलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कह रहा हूँ मेथड्स, और इसमें आपको इंट लिखना है। अब इंट 16, 32, 64, 8, इनका क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेमोरी साइज है। मेमोरी साइज का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि इंट 8 है, सपोज नहीं है, रियल है, इंट 8 जो है उसमें मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो आएगी -128 आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी 127। ये किसके अंदर आएगा, इंट 8 के अंदर। इंट का मतलब तो ठीक है, 8 का मतलब क्या है उसको बना रहा हूं। तो देखो, ये 1 बाइट हो गया, ये 2 बाइट हो गया, ये 3 बाइट हो गए, 4 बाइट हो गए, 5, 6, 7 और ये 8 जी। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव है, जैसे मान लो 127 को मैंने ले लिया, a इज इक्वल टू 127, ये इसके आगे कोई सिंबल नहीं, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस पॉजिटिव वैल्यू को इस ब्लॉक में दिखाया जाता है पहले वाले में, तो पॉजिटिव को लिखा जाता है 0, ठीक है, 0 लिखा जाता है पॉजिटिव को। अच्छा, अब 127 का बाइनरी नंबर क्या होगा उसको निकालो। तो बिन मेथड मैंने बताया था पाइथन के अंदर, 127 का बाइनरी देखो क्या होगा, कितने टाइम 1 है, 7 टाइम। अब लास्ट से भरना स्टार्ट करो, 1 1 1 1 1 1 1, कितने 7 आए, 7 टाइम 7 आए ना, 7 टाइम 1 आए, सॉरी 7 टाइम 1 आए। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा मेमोरी था, जो इंट 8 कह रहे हैं, वो 8 हमें ब्लॉक्स बना के देता है और उसके अंदर बाइनरी वैल्यूज को रखता है, तो इंट 8 इसको कहते हैं। मतलब तुम 128 वैल्यू को रख रहे हो तो ठीक है, अगर 127 से बड़ी वैल्यू रख रहे हो तो क्या होगा, 127 वैल्यूज तक रख रहे हो वैल्यूज को, -128 से लेकर 127 तक की वैल्यूज रख रहे हो इस इंट 8 के अंदर, तो डेटा हमारा प्रॉपरली आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने 128 वैल्यू पॉजिटिव की रखना स्टार्ट कर दिया इसके अंदर, तो डेटा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ बाइट जो होगा वो ओवरफ्लो होगा और वो छोड़ दिया जाएगा कि भाई सॉरी हम इसको नहीं जानते, ठीक है। तो हमें अपने डेटा के अकॉर्डिंग मेमोरी साइज लेना है। अगर हमारा डेटा यही डेटा है -128 से लेके 127 के बीच में है, तो हम इंट 8 से काम चला लेंगे। हम क्यों इंट 16 लेने जाए, क्योंकि इंट 16 ब्लॉक्स बनाएगा और उन सब के अंदर वो वैल्यूज को रखवाएगा, ठीक है। तो इसमें 16 ब्लॉक है ना, तो एक ब्लॉक तो पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू उसको दिखाता है, दूसरी बाकी 15 ब्लॉक्स क्या करती हैं, वो बाइट्स को रखती हैं। तो सब में अगर 1111 रखोगे तो कुछ 32,000 समथिंग वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी। तो इतना बड़ा हम मेमोरी सेट क्यों लेंगे, डेटा बर्बाद होगा ना मेरा बेकार का, मेमोरी स्टोरेज फुल होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर इसमें मैंने बस इतनी ही वैल्यू रख दी, 7 टाइम 1 रख दिया, तो बाकी इतने बिट तो बर्बाद हो गए ना, और उससे हमारा क्या होगा, कोड हैवी होगा। तो इसलिए जितना डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही हम मेमोरी साइज यूज कर रहे हैं। नमपाई के अंदर इसका बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन दिया गया है कि तुम अपने अकॉर्डिंग बात करो कि कितना तुम्हारा बड़ा डेटा है ना, हम बेकार का क्यों तुम्हारा कोड हैवी करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि इंट 8, इंट 16, इंट 32 क्या है। अब इंट 32 होगा तो उसमें 32 बाइट्स आ सकते हैं, 32 बिट्स आ सकते हैं, इसको बिट कहते हैं। ये 1 बिट है, ये 2 बिट है, ये 3 बिट है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब जो भी तुम्हारा नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद रखा जा रहा है। देखो यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया ना मैंने 127 को, और फिर इस मेमोरी सेट में रखा ना, हाँ यही हो रहा है। तो मैट्रिक्स कैलकुलेशन बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या, महंगा। हमने बोला हाँ, किस रिस्पेक्ट में, पैसा के रिस्पेक्ट में नहीं, रैम के रिस्पेक्ट में। सबसे ज्यादा रैम कंजम्पशन करता है ये, ठीक है। तो रैम कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम
उस मेमोरी साइज को पिक करते हैं जो सफिशियंट होगा, कुछ भी नहीं पिक कर ले रहे हैं उठा के, है ना, नहीं तो बेकार का हमारा स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो तुम लोग को दिखाता हूं एक यूज केस, मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, देखता हूं काम करता है कि नहीं। एक मॉड्यूल है सिस, सिस के अंदर गेट साइज ऑफ का एक मेथड था, कभी पढ़ाया ये गेट साइज ऑफ, गेट गेट साइज ऑफ। ठीक है, देखो मैं इसको चला रहा हूं, अभी तक इसको चलाया नहीं है, देखो इसके ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं आया है, इसको चलाता हूं इंट 8 के साथ, इंट 8 के साथ। ठीक है, आगे इतनी वैल्यू बी के अंदर, और एक और शेल बनाता हूं, इसी डेटा को एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके, सी में स्टोर करके मैं इसको 16 कर देता हूं, क्या कर देता हूं 16, तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी बढ़ेगी ना, तो बी की मेमोरी और सी की मेमोरी दोनों की मेमोरी देखेंगे, तो यहां पे हम गेट सॉरी सिस के अंदर क्या लिखेंगे, गेट साइज ऑफ बी 121 बाइट्स, और यहां पे सिस मॉड्यूल के अंदर गेट साइज ऑफ सी 130, बढ़ा ना मेमोरी, तो मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है ना सेम डेटा को रखने के लिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इंट 8 को पिक कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंट 16, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो -128 से लेके 128 के बीच में, सॉरी 127 के हैं। पॉजिटिव वैल्यू 16 है, क्या कह रहा है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी सी वाले की? पॉइंटर वैल्यू, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, यही तो है, इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा 32,000 समथिंग, अभी मुझे याद नहीं है, याद रखना रखने का भी जरूरत नहीं होता, बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं। इंट 16 रेंज -32 से +32, देखो इंट 16 है ना, -32,768 से लेके 32,767 तक की वैल्यू इसमें होल्ड करा सकते हो, उसके बाद इंट 32 आता है, इसमें इतनी बड़ी वैल्यू होल्ड करा सकते हैं माइनस में और प्लस में, उसके बाद आता है इंट 64, ठीक है, उसमें इतनी बड़ी वैल्यू होल्ड करा सकते हो। ठीक है, इससे भी बड़ा होता है इंट 128 और इंट 256, टेंसर फ्लो जब मैं पढ़ाऊंगा एआई तो इंट 256 उसमें होता है, 512 नहीं होता मेरे भाई, 1 GB नहीं रखना इसमें, ठीक है, रैम भी तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास, गरीब आदमी। थैंक यू। इसको रटने की जरूरत वैसे होती नहीं, इसीलिए मुझे भी इसका रेंज नहीं पता था, मैं बस जानता हूँ कि 32,000, अब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं निकाल लूंगा उसको। ठीक है, ओके। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो प्रूफ करना था वो कर दिया, मेरे जहन में अभी आया तो सोचा देख लेते हैं, काम कर रहा था ये। ठीक है, बता रहा तो मैं साइज ज्यादा, अब मान लो इसको थोड़ा और बड़ा करें हम, ठीक है, सेम वैल्यू को रखने के लिए, इसको 32 कर लो, ये और बड़ी स्पेस लेगा, देखो ले रहा है ना, तो जैसे जैसे तुम बाइट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्पेसेस ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं बेवजह का। ठीक है, तो भाई उसमें मैक्स और मीन को ढूंढ ले पहले, मैक्स को ढूंढ लेगा तो मैक्सिमम रेंज पता नहीं चल जाएगा तुझे, अभी देखा था ना रेंज, तो फिर देख लियो कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, क्लियर है। चलो आगे। अब जो है हम फिर से एरे की तरफ चलते हैं, मुझे डेटा टाइप बताने में इंटरेस्ट था तो मैंने डेटा टाइप बताया कि कैसे यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है, 7 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, पूरा नहीं आया, लॉस हुआ है 0.5 वैल्यू, तो इस लॉस को हम नहीं अगर बियर करना चाहते हैं तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, हम इसको हटा देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने मन से ही क्या कर लेगा, सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं, एक और एरे बनाते हैं, np डॉट एरे, इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक सेकंड गाइस,
हाँ जी सर। अच्छा आ रहा हूँ। गाइस थोड़ा सा वेट करो, मैं आ रहा हूँ नीचे मीटिंग। एरे की बात हम कर रहे थे। एरे में बेसिकली मैं एक ऐसा एरे चाहता हूं कि यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट हो। नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि 2D एरे बना के आपको दिखाऊं। अभी तक मैं 1D एरे बना रहा था, अब 2D एरे बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, 2D एरे का क्रिएशन करने जा रहा हूँ मैनुअली। एक लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है लास्ट में। इतना पीछे क्यों बैठ जाते हो तुम जाके, नालायक हो तुम। तो फिर क्यों बैठते हो इतना पीछे, तो घर पे भी आ रही होती है। और तुम भी नालायक हो। अच्छा चलो, बच गए। अच्छे मूड पे बैठा हूं मैं। अच्छा गाइज, 1,2,3, 3,4,5। हेलो, हाँ क्लास में थोड़ी देर में करूँ कॉल। क्लास में ही हूँ। हेलो, क्लास में हो, अभी क्लास में। ओके गाइज, हेलो। अरे क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। बोलो। करता हूँ मैं कॉल, ठीक है। भाई Alright. कर लो गुरुजी अपना आवाज। अबे लौंडो सुधर जाओ। हाँ हम क्यों सुधरे। अरे म्यूट कुछ कर लिया नहीं, करो। यहाँ के लौंडे लीचड़ हैं। चलो, E इज इक्वल टू एनपी एरे। मैंने पहले क्या किया, एक लिस्ट बनाया बड़ा सा, उसके अंदर दो छोटे छोटे लिस्ट बनाए, उनको कॉमा से सेपरेट किया, और उनके अंदर सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट डाले। इधर भी 3 डाले तो इधर भी 3 डाले। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, दिस इज आवर 2D एरे। कैसे 2D एरे, तो देखो, अगर मैं इसको एक एक्सिस पे रखूं तो क्या इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों निकल के आ रहा है? आ रहा है ना, तो 2D एरे हुआ ना। अब दूसरा तरीका समझो समझने का एरे। इसके एंड में देखो, दोनों एंड में क्या दो ब्रैकेट दिख रहे हैं? ऐसे ही होगा हमेशा। अगर ये 2D एरे है तो ऊपर में दो हमारे ब्रैकेट है, तो इसकी मदद से भी आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये 2D एरे है। और लास्ट में भी दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, इससे भी पता चल रहा है कि ये 2D एरे है। आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन कौन कौन जानता है? क्या कह रहा है? अच्छा, इसका जो डायमेंशन है 2x2 का है, ठीक है। मतलब इसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं। पहले रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे दो रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है 2x3 का है। क्या कोई मुझे बताएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं दोनों को? तो क्या डायमेंशन निकल के आएगा, तुम ही बताओ। 2/3 आएगा। तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इनका और ये दोनों कॉमन होने चाहिए। कॉलम और रो देख। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो कॉमन होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। राइट। और जो डायमेंशन आएगा वो इनके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? 2x3 आएगा। नहीं, मैं पूछ रहा था कि मल्टीप्लिकेशन का कैसे पता चला, तो तुमने उसका गलत बताया था।
तो मैंने ये बोला मल्टीप्लीकेशन अगर इन दो मैट्रिक्स में हो पाएगा तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। याद रखना, ये तुम लोग को पढ़ाया गया था तभी जब मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा था, डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया जा रहा था। क्या ज्ञान दे रहा हूं उसे? समझ में नहीं आती, कह रहा हूं चुप रहो। पूछ रहा हो तो बता तो पा नहीं रहे हो। अभी पूछ दूंगा इतना आ गया है क्या? तो गाइज, अब हमारे मैथ्स की किताब में या हम पेपर पे जब लिखते थे तो इतना बड़ा ब्रैकेट हम लिख पाते थे, ये हमारे हाथ में था। लेकिन इसको तो कहेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट ही ना भाई, तो यही तो यहाँ पे भी लिखा गया है। अब इतना बड़ा ब्रैकेट तो बना के देगा नहीं है, तो इसने बोला कि ठीक है हम छोटा वाला ब्रैकेट से ही काम चलाएंगे। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, अगर इसको बड़ा करोगे तो दो एरे आ गए ना इसके अंदर, ठीक है। तो इसने छोटे छोटे एरे बना के दोनों एंड पे रख रखे हैं, और उसके अंदर वन डायमेंशन एरे है। मतलब टू डायमेंशन एरे जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशन एरे होता है। एक टू डायमेंशन एरे में एक वन डायमेंशन या एक से ज्यादा वन डायमेंशन एरे होंगे, उसको टू डायमेंशन एरे कहते हैं। क्लियर है? ऑल राइट। सर हम ये एरे पढ़ क्यों रहे हैं? सब तो ठीक है, तुमने सब बताया, अच्छी बात है, बता दिया हमने, समझ लिया, और याद भी करवा रहे हो पुरानी बातें, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जो टेबुलर डेटा होता है, डेटा एनालिसिस का काम क्या है? टेबुलर डेटा एक्सेल सीट में ही तो होती है, जो पांडा से रीड करोगे तुम तो वो रहेगा तो आखिर एक टेबल की फॉर्म में ना। अब टेबल को आप किस एरे में रखोगे? मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम है, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 1 ऐसे डेटा रखे हुए हैं। तो इसको अगर हमें एरे में कन्वर्ट करना है तो कौन से एरे में आएगा? ये टेबल है, टेबल का नाम मान लो कि ABC नाम का टेबल है, तो इसको कैसे आप एरे में रखोगे? तो सर ये जो पहला वाला हमारा पूरा का पूरा रो है, हम इसको एक लिस्ट में नहीं डाल सकते हैं कॉमा लगा लगा के? दूसरा वाला हम लिस्ट में नहीं डाल सकते कॉमा लगा लगा के? और तीसरा वाला भी लिस्ट में नहीं डाल सकते कॉमा लगा लगा के? और लास्ट में सर इन सबको एक और लिस्ट में डाल देंगे तो ये 2D एरे में नहीं आ रहा? बताओ आ रहा है ना? अब तुम लोग पूछोगे सर ये लास्ट वाला हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, तो थोड़ा सोचो। एक लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट आता था, ये भी 3 लिस्ट तो है ना, कॉमा से आएंगे ना, तो एक बड़ा बाहर लिस्ट चाहिए होगा ना इन सबको एक साथ रखने के लिए। तो एरे भी तो लिस्ट की तरह ही दिखता है, बस डिफरेंस क्या है? एरे सिमिलर डेटा टाइप को होल्ड करता है और लिस्ट क्या करता है? किसी भी तरह के डेटा को होल्ड करता है। यही तो डिफरेंस है एरे और लिस्ट में, ठीक है। चलो, तो हम जितने भी टेबुलर डेटा होते हैं उनको 2 डायमेंशन एरे में रीड करते हैं, इसीलिए हम एरे के बारे में पढ़ रहे हैं, यही मोटिव है, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है कि तुम एरे के बारे में मैं तुम्हें ऐसे ही पागलों की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो।